यस। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का फिर से ये स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जीडीपी के ऊपर ये लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं और 3 उसमें ये वीडियो लेक्चर्स को ये शूट किया जा चुका है। आज उसी सीरीज में 4th जो वीडियो लेक्चर है उसको हम लोग शूट करने ये जा रहे हैं। आज उसी का ये क्लास है, ध्यान दीजिएगा। तो ये थोड़ी एक कंटिन्यूटी में ये चल रही है। तो इस वीडियो को देखने के पहले जो जीडीपी वाली जो सीरीज है उसमें ये नंबरिंग एक की हुई है, ये थंबनेल वाले में। तो उसमें ये 3rd वीडियो को आप थोड़ा सा ये देख लेंगे उसके लास्ट में। उसके बाद इस वीडियो को आप देखना शुरू करेंगे तो आपको ये बेहतर आपकी ये समझ होगी और आपको अच्छे ढंग से सारी बातें ये समझ में आएंगी। तो हम लोग ये लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को देख रहे थे कि हाउ टू ये कैलकुलेट द जीडीपी, यानी कि नेशनल इनकम के जो भी एग्रीगेट्स हैं उनको ये कैलकुलेट करने की ये विधि ये कौन कौन सी है, उसके मेथड्स ये कौन कौन से हैं। एक चीज और हमने बताया था, ये कंसेप्चुअली इन चीजों को समझिए कि आप जब तक ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट से आप एग्रीगेट इनकम को नहीं निकाल रहे हैं, यानी कि आप जब तक ये जीडीपी या एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे आप जब तक इसको नहीं निकाल रहे हैं तब तक ये नेशनल कॉन्सेप्ट से, यानी कि नेशनल कॉन्सेप्ट से एग्रीगेट इनकम को नहीं निकाला जा सकता है। तो नेशनल कॉन्सेप्ट से अगर एग्रीगेट इनकम को निकालना है किसी भी कंट्री के, तो आपको पहले ये डोमेस्टिक इनकम को निकालना होगा। तो खैर ये एक बात थी। और लास्ट ये वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये वैल्यू एडेड मेथड को हम लोगों ने देखा था और उसी लेक्चर में हमने इस भी चीज को बताया था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की मुख्य रूप से ये 3 विधियां होती हैं। पहले को हम बोलते हैं ये वैल्यू एडेड मेथड, जिसके के बारे में वो चर्चा ये की जा चुकी है। और पिछला जो वीडियो ये लोड हुआ था, यानी उसमें कुछ लास्ट में चल करके कुछ ये टेक्निकल ये ग्लिचेस आ गई थी, जिसके के कारण 1-2 मिनट का जो वीडियो है ये कट हो गया है, लेकिन वो ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था। वो सारी बात आपको ये समझ में आएगी। तो वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग ये देख चुके थे। नेशनल इनकम को या डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने का जो दूसरा मेथड होता है उसे हम लोग इनकम मेथड बोलते हैं, और तीसरा जो मेथड होता है उसे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। तो आज हम यहीं से शुरू करते हैं। ये वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग तो ये देख चुके हैं। अब हम लोग जो दूसरा मेथड है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन का, जिसको कि हम लोग इनकम मेथड बोलते हैं, इसको हम लोग आज देखेंगे, इनकम मेथड। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोला जाता है। लास्ट क्लास में हमने ये चीज ये बताई थी। या इसी को हम लोग फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। अब इनकम मेथड से जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है वो हम लोग ये कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों को ये कंसिडरेशन में ये लेना होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इस मेथड को समझने के पहले आपको ये समझना होगा कि ये फैक्टर इनकम होता क्या है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इनकम की बात की जा रही है तो इनकम का मतलब यहाँ पे ये फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम, ये ध्यान से समझिएगा।
फैक्टर इनकम की बात हो रही है। तो फैक्टर इनकम होता क्या है, इसको हम लोग पहले देख लें। तो इसको आप ऐसे समझेंगे कि अगर किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन का काम हो रहा है, यानी कि ये प्रोड्यूसर सेक्टर में, तो उसके लिए जो ये फैक्टर इनपुट्स हैं, लास्ट क्लास में हमने इसके भी ऊपर ये थोड़ी बहुत ये चर्चा की थी। फैक्टर इनपुट्स, जिसको कि फैक्टर्स ऑफ ये प्रोडक्शन भी बोलते हैं, वो मुख्यतः होते हैं कौन कौन से? 4 होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट क्लास में हमने बताया था, मतलब अगर कहीं भी ये प्रोडक्शन का काम हो रहा है या वैल्यू एडिशन का कार्य हो रहा है, तो वहां जो बेसिक इनपुट्स हैं, मतलब जो चीजें आवश्यक रूप से उसमें ये लग रही हैं, फैक्टर इनपुट्स इन्हीं को बोलते हैं। वो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का मतलब आप समझते हैं भूमि, फिर लेबर ये श्रम, कैपिटल पूंजी, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमशीलता। अब एक चीज यहां पे ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स में ये सवाल भी आते हैं, यहां से ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि हु आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फैक्टर्स ऑफ ये प्रोडक्शन है, इनके ओनर्स ये कौन होते हैं? ये ओनर्स का मतलब ये हुआ कि ये सब सारी चीजें किसके ये पोजीशन में होती हैं, ये किसके पास ये मौजूद होती है। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज द हाउसहोल्ड सेक्टर, यानी इकोनॉमी के अंदर जो हाउसहोल्ड सेक्टर होता है, हाउसहोल्ड सेक्टर का आप सिंपल सा मतलब ये समझिए कि देश की सामान्य जनता, जो ये कंज्यूमर्स है देश के अंदर, यानी प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, यानी कि जो लोग ये प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, वो लोग इन फैक्टर्स ऑफ ये प्रोडक्शन के ओनर नहीं होते हैं, उनके पास ये चीजें मौजूद नहीं होती हैं प्रोडक्शन के कार्य को संपादित करने के लिए, बल्कि ये जो चारों चीजें हैं, फैक्टर्स ऑफ जो ये प्रोडक्शन है, इसके ओनर जो है ये हाउसहोल्ड सेक्टर होता है। और प्रोडक्शन के कार्य को संपादित करने के लिए, फिर से ये कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इसके ऊपर, प्रोडक्शन के कार्य को संपादित करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी उत्पादक जो है, वो हाउसहोल्ड सेक्टर से वो इन फैक्टर्स ऑफ ये प्रोडक्शन को हायर या परचेज करते हैं, यानी उससे हायर करेंगे, यानी कि एक किराए पे लेंगे या परचेज करेंगे, उसको वो खरीदते हैं। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि ये जो फैक्टर्स ऑफ ये प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर सेक्टर इज नॉट द ओनर ऑफ दिस फैक्टर्स ऑफ ये प्रोडक्शन, बट द हाउसहोल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ दिस फैक्टर्स ऑफ ये प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन के कार्य को संपादित करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, यानी कि प्रोड्यूसर्स जो है, वो हाउसहोल्ड सेक्टर से इनको हायर या परचेज करते हैं। तो हायर या परचेज करेंगे तो आप बताइए, मुफ्त में थोड़े ही करेंगे। यहां तो इकोनॉमिक्स हम लोग ये पढ़ ही रहे हैं, मुफ्त में थोड़े ही करेंगे। तो आप देखिए कि अगर, अब आप यहीं से समझिए
कि अगर हाउसहोल्ड सेक्टर से लैंड को अगर हायर या परचेज कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर, तो उसके लिए वो जो धन देता है, उसे जो पे करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंट। रेंट लेबर को अगर हायर कर रहा है या परचेज कर रहा है, तो इसके एवज में प्रोड्यूसर सेक्टर जो ये धन देता है हाउसहोल्ड सेक्टर को, उसको हम लोग बोलते हैं वेज। वेज बोलते हैं, या इसी को कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोला जाता है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। वेज। और अगर हाउसहोल्ड सेक्टर से अगर वो ये कैपिटल को ले रहा है ये प्रोड्यूसर सेक्टर, तो उसके ये बदले में जो उसको हाउसहोल्ड सेक्टर को जो वो पे करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप को अगर वो हायर या परचेज कर रहा है, तो उसके लिए जो प्रोड्यूसर सेक्टर पे करता है हाउसहोल्ड सेक्टर को, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। अब आप देख लीजिए, यानी अपने दिमाग में इन चीजों को बैठाइए। अगर इसको नट सेल में बोला जाए तो इसका यह मतलब हुआ कि टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ ये प्रोडक्शन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए द प्रोड्यूसर सेक्टर ऑलवेज नीड्स द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बट एट द सेम टाइम they are not the owners of all these factors of production। यानी कि ये जो फैक्टर्स ऑफ ये प्रोडक्शन है, जो ये बेसिक इनपुट्स हैं, इसके ओनर्स प्रोड्यूसर सेक्टर नहीं है। रादर द हाउसहोल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ दिस फैक्टर्स ऑफ ये प्रोडक्शन। तो अगर वो हाउसहोल्ड सेक्टर से लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप को हायर या परचेज करना होता है प्रोड्यूसर सेक्टर को अपने प्रोडक्शन के काम को संपादित करने के लिए, तो जो इनकम जनरेट हो रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, उसमें से उसे शेयर देना होता है, मतलब ये पेमेंट देना होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के, यानी कि एवज में ये किसे, तो हाउसहोल्ड सेक्टर को। अगर वो लैंड को ले रहा है हाउसहोल्ड सेक्टर से, रेंट देगा। अगर वो लेबर ले रहा है हाउसहोल्ड सेक्टर से, तो उसे ये वेज देना पड़ेगा, या इसी को कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी बोलते हैं। अगर वो कैपिटल ले रहा है तो इंटरेस्ट देना होगा, और अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप अगर वो ले रहा है तो ये प्रॉफिट उसे ये देना पड़ेगा। अब आप बात समझिए। अगर ये प्रोड्यूसर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, तो इसी को बोला जाता है ये फैक्टर पेमेंट्स। रेंट को, वेज को, इंटरेस्ट को और प्रॉफिट को, फैक्टर पेमेंट्स। और अगर हाउसहोल्ड सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखिएगा, तो इसको बोला जाता है फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स यानी हाउसहोल्ड सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पर्सपेक्टिव से, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर द
फैक्टर इनकम्स। और फैक्टर इनकम्स ये किस नेचर के होते हैं? अर्नड इनकम्स हैं ये, अर्नड इनकम्स। अर्नड इनकम्स का ये अर्थ हुआ कि हाउसहोल्ड सेक्टर को जो रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में जो पैसा मिल रहा है, जो इनकम की जो प्राप्ति हो रही है, प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा या प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ से, ये खैरात में नहीं मिल रहा है, यानी कि बिना बात के नहीं मिल रहा है, बल्कि इसलिए मिल रहा है कि उसने इस इनकम को अर्न किया है हाउस होल्ड सेक्टर। यानी कि रेंट उसको इसलिए मिल रहा है क्योंकि अपने लैंड को उसने दिया प्रोडक्शन के काम को संपादित करने के लिए। वेज अगर उसे मिल रहा है तो इसका यह मतलब है कि उसने अपने लेबर को, अपने श्रम को, अपनी मेहनत को उसने यानी कि लगाया है प्रोडक्शन के काम को संपादित करने के लिए। अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका यह मतलब है कि अपने ये कैपिटल को उसने लगाया है प्रोडक्शन के काम को संपादित करने के लिए। और अगर ये प्रॉफिट उसे मिल रहा है तो इसका यह मतलब है कि एंटरप्रेन्योरशिप उसने अपनी लगाई है। तो इसीलिए फैक्टर इनकम्स जो होते हैं ये अर्नड इनकम्स होते हैं। और एक दूसरे प्रकार का इनकम होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। ये ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे ये क्वेश्चन जोन्स हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स जो होते हैं ये यूनिलैटरल पेमेंट्स हैं, यूनिलैटरल पेमेंट्स हैं। यानी कि ट्रांसफर पेमेंट्स वैसे पेमेंट्स होते हैं या ट्रांसफर इनकम्स वैसे इनकम्स होते हैं जो कि एक खैरात में किसी को मिला। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को ये वृद्धावस्था का ये पेंशन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये वृद्धावस्था का जो ये पेंशन दिया जाता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, वो पैसे की अगर उसको प्राप्ति हो रही है वो आपको ये ट्रांसफर पेमेंट है। अगर आपका कोई रिश्तेदार मान लीजिए कि देश के बाहर रह रहा है और वहां से उसने, जिसको रेमिटांसेस बोलते हैं, यानी कि उसने वहां पे ये धन कमाया और उसका कुछ पार्ट आपके लिए, आपके घर पे आपके लिए वो भेज रहा है, वो ट्रांसफर पेमेंट है, यूनिलैटरल पेमेंट इसी को बोलते हैं। मतलब आपके पास जो पैसा आया वो पैसा ऐसे ही आपको ये खैरात में मिल रहा है क्योंकि मेहनत किसी अन्य ने किया, किसी अन्य जगह पे किया, और उस इनकम का एक पार्ट जो है वो आपको वो दे रहा है। यानी कि आपके पास जो पैसा ये पहुंचा है जो इनकम के रूप में, वो पैसा के लिए आपने इकोनॉमिक ये पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, वो आपका अर्नड इनकम नहीं है। तो ऐसे जो इनकम्स होते हैं या ऐसे जो ये, इसको आप ये पेमेंट्स बोल लीजिए या इनकम्स बोल लीजिए, तो ऐसे इनकम्स को या पेमेंट्स को हम लोग नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इसको ये कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि डुप्लीकेशन हो जाएगा। क्योंकि ओरिजिनली जिसका इनकम था वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, और उसी का एक पार्ट जो है वो आपको ये भेजा जा रहा है ट्रांसफर पेमेंट के रूप में या यूनिलैटरल पेमेंट के रूप में। तो अगर आप ये दो बार उन चीजों को जोड़ दीजिएगा तो फिर ये डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफर पेमेंट्स को या यूनिलैटरल पेमेंट्स को नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि केवल अर्नड इनकम्स को या फैक्टर्ड इनकम्स इन्हीं को बोलते हैं, उसको हम लोग इंक्लूड ये करते हैं। तो अब आप देखिए नेशनल इनकम को निकालने का ये एक दूसरा ढंग भी है। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, ये फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने इस चीज को देखा था कि ये वैल्यू एडिशन मेथड।
तो वैल्यू एडिशन मेथड का ओरिजिनली यही मतलब हुआ कि इकोनॉमी के तीनों ही सेक्टर्स में कितना इनकम, कितना ये यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो रहा है, कितना इनकम जनरेट हो रहा है, उसी का सम टोटल जो है वो आपको जीडीपी एमपी था, यानी कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे वो चीज आती थी। अब यहां पे अब देखिए इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है, इसी को ये सर्कुलर फ्लो इसी को बोलते हैं। यहां पे ये माना जाता है कि प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जितना इनकम जनरेट हुआ वैल्यू एडिशन के प्रोसेस से, वो सारा इनकम जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। किस रूप में? तो रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। क्योंकि वैल्यू एडिशन यानी कि प्रोडक्शन का कार्य जो भी संपादित हुआ है उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लगा है किसका? हाउस होल्ड सेक्टर का। तो उसके एवज में ये फैक्टर पेमेंट्स यानी कि ये प्रोड्यूसर सेक्टर ने ये कर दिया किसको? तो हाउस होल्ड सेक्टर को। तो नेशनल इनकम को देखने का ये एक दूसरा नजरिया है, दूसरा पर्सपेक्टिव है। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि फैक्टर इनकम कितना जनरेट हुआ इकोनॉमी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, अगर आप उसको ये कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपके पास जो चीजें ये निकलेंगी, आप देखिएगा तो आपके पास जो एग्रीगेट निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, ये निकल जाएगा। थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप इनकम मेथड से निकालने ये जा रहे हैं तो टेक्निकली अब देखिए कि ये किन किन चीजों को ये जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये टेक्निकली हम लोग ये जोड़ते हैं ये किन चीजों को? तो एक को बोलते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ध्यान दीजिएगा, और कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज से आप सामान्य सा मतलब क्या समझिएगा? वेज, यही हमने बताया था, वेज, इसको जोड़ लीजिए। ठीक है ना? और क्या जोड़ना पड़ेगा? रेंट जोड़ना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट ये जोड़ना पड़ेगा, प्लस प्रॉफिट ये जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सब क्या है? फैक्टर्ड इनकम्स है। और ये फैक्टर्ड इनकम्स ये किसके पास यानी कि जनरेट हो रहे हैं? तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास। तो आप देखिए अब इन्हीं को रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ही सम्मिलित रूप से बोला जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। और इसके बाद से एक चीज और कैलकुलेशन में ये टेक्निकली जोड़ी जाती है, उसको बोला जाता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का अर्थ क्या हुआ? तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर या किसी भी इकोनॉमी के अंदर ऐसी बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं जहां पर कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ये कौन लगा रहा है, ये सब चीजें इतनी ये वेल डिवाइडेड नहीं है, वेल ये कंपार्टमेंटलाइज्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटे छोटे ये वेंचर करने वाले लोग हैं,
कोई चाय का दुकान खोला है, कोई पकौड़े का दुकान खोला है, छोटे छोटे काम लोग कर रहे हैं। तो आप देखिए, लैंड भी उन्हीं का मान लीजिए कि है, मान लीजिए कि अपने अपने घर के आगे ये छोटी सी ये जमीन में उन्होंने ये खोल दिया चाय की दुकान। लैंड उन्हीं का लगा हुआ है, लेबर उन्हीं का लग रहा है, वो खुद ये दुकान पे बैठ रहे हैं, कैपिटल भी उन्हीं का लगा हुआ है, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी आइडिया जो है वो इस इंटरप्राइज को करने का ये मान लीजिए कि आइडिया भी उन्हीं का है। तो आप बताइए कि ये किस मद में ये कितना पैसा जनरेट हो रहा है, इसको डिवाइड करना ये बड़ा ही ये मुश्किल कार्य है, लगभग असंभव सा कार्य है। तो इकोनॉमी के अंदर जो यानी कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, खास करके इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग ये छोटे मोटे उद्योग धंधे कर रहे हैं, और जहां पर कि वेल डिमार्केशन ये नहीं किया जा सकता कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप किसका लगा हुआ है, सब एक ही जगह फ्यूज्ड है, लेकिन वहां भी इनकम जनरेट हो रहा है। हम लोग जानते हैं भारतवर्ष में जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, ये भी ये यानी ऐसे ऐसे जो ये छोटे मोटे उद्योग धंधे करने वाले जो लोग हैं, छोटे मोटे ये काम करने वाले जो लोग हैं, ये भी काफी ये यानी कि ये ज्यादा मात्रा में वो लोग भी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, और जो देश की ये जीडीपी है, जो देश का नेशनल इनकम है, उसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों का जो इनकम होता है, जहां पर कि हमारे पास कोई फॉर्मल डिमार्केशन मौजूद नहीं है, सब कुछ फ्यूज्ड है जहां पे, लेकिन स्टिल वहां से इनकम जनरेट हो रहा है, तो इसका एक एस्टिमेशन जो है वो हमारे देश के अंदर ये नेशनल डाटा को ये कलेक्ट करने वाले लोग या उसको ये प्रोसेस करने वाले जो ये संस्था है, जिसको कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हम लोग बोलते हैं, वो NSSO के सहयोग से यानी कि नेशनल ये सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के ये सहयोग से, वो एक और ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो स्टैटिस्टिकल ये सब ये डाटा है ये कौन ये कलेक्ट करता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसका ये पब्लिकेशन कैसे किया जाता है, इन सब से रिलेटेड इसके बाद एक वीडियो और ये रहेगा। तो वैसे जो इनकम होते हैं उसको ये मिक्स्ड इनकम की हम लोग ये संज्ञा देते हैं। तो ये चारों आप देख लीजिए, ये फैक्टर्ड इनकम्स हैं और ये मिक्स्ड इनकम है। इन सबको अगर आप ये जोड़ दीजिएगा तो इन सबको ये जोड़ने के पश्चात जो आपके पास जो एग्रीगेट आपको मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं एनडीपी, ये फैक्टर कॉस्ट पे। पिछले वाले को याद कीजिए, वैल्यू एडेड मेथड से हम लोगों को ये क्या मिल रहा था, जीडीपी एमपी, यानी कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे। लेकिन यहां पे अगर सारे ये फैक्टर इनकम्स को हम लोग ये जोड़ दे रहे हैं, इसको ऐड कर दे रहे हैं, तो हमें ये क्या मिल रहा है, एनडीपी, ये फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कि शुद्ध घरेलू आय उत्पादन लागत पे, फैक्टर कॉस्ट पे। अब अगर एनडीपी ये फैक्टर कॉस्ट पे हमको ये मिल गया तो आप यहां से जीडीपी एमपी जो है ये बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स को करके। इससे ये पहले वाले ये वीडियो लेक्चर्स में हमने बताया था, कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स को कर करके अगर आपको एनडीपी ये फैक्टर कॉस्ट पे मिल गया तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ये जीडीपी ये मार्केट प्राइस पे। कैसे होगा तो देख लीजिए, इधर आपको नेट है और आपको ले जाना है किस में, ये ग्रॉस में। तो हम लोग जानते हैं, हमने आपको पहले से ही बता रखा है कि नेट और ये ग्रॉस के बीच का जो अंतर है वो किससे वो पैदा होता है, वो डेप्रिसिएशन से पैदा होता है।
तो नेट से अगर आप ये ग्रॉस में ले जा रहे हैं तो आपको डेप्रिसिएशन को क्या करना होगा, आपको जोड़ना होगा, ऐड करना होगा, आपको डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा। और फिर देखिए इधर भी डोमेस्टिक है और इधर भी डोमेस्टिक है, तो नो प्रॉब्लम, इसके लिए आपको ये कोई भी एडजस्टमेंट को नहीं करना होगा। और उसके बाद से ये फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पे ले जाना है। तो हमने आपको बताया इससे पहले कि ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच जो अंतर पैदा करने वाली जो चीज है वो क्या है, नेट इनडायरेक्ट ये टैक्सेस। तो यहां फैक्टर कॉस्ट पे है, तो फैक्टर कॉस्ट से अगर आप किसी एग्रीगेट को मार्केट प्राइस पे ले जाते हैं तो जोड़ना होता है क्या, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि एनडीपी या फैक्टर कॉस्ट में आप डेप्रिसिएशन को जोड़ दीजिएगा और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दीजिएगा तो जीडीपी एमपी आपको निकल जाएगा। और हम लोगों को यही निकालना था। तो ये आपको इनकम मेथड है, यानी इनकम मेथड में देश के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर के पास जितना भी फैक्टर इनकम जनरेट कर रहा है और किसके कारण उनके पास ये फैक्टर इनकम जनरेट हो रहा है, तो इस कारण फैक्टर इनकम जनरेट हो रहा है, यानी किसके रूप में, तो वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने अपने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को इसने दिया, इसने काम में लगाया। कहां पे, तो प्रोडक्शन के काम को संपादित करने के लिए। तो ये प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जो इनकम जनरेट हुआ उसी इनकम में से उसने शेयर दिया, ये बंटवारा किया, हाउस होल्ड सेक्टर के पास वो चीज आ गई किस रूप में, वो धन आ गया किस रूप में, तो वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। और जब इन सारे को आप ये जोड़ दीजिएगा तो आपको मिलेगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, और एनडीपी या फैक्टर कॉस्ट में आप ये डेप्रिसिएशन को जोड़ दीजिएगा और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दीजिएगा तो आपको जीडीपी या मार्केट प्राइस पे मिल जाएगा। तो ये जो इनकम मेथड है ये दूसरा मेथड हुआ यानी कि नेशनल इनकम, या आप उसको एग्रीगेट इनकम बोल लें तो उसको, यानी कि एक कैलकुलेट करने का। अब इसके बाद हमने बताया था कि तीसरा जो मेथड होता है नेशनल इनकम को या डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने का, या किसी भी राष्ट्र का जो एग्रीगेट इनकम है उसको कैलकुलेट करने का, उसे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। तो आप देखिए यहीं से आप कनेक्शन आप कीजिए चीजों का, यानी कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं या सेवाओं का प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है, क्या प्रोड्यूसर अपने लिए उन चीजों का प्रोडक्शन कर रहा है, नहीं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर का मेन एम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रोडक्शन का काम जो भी है संपादित हो रहा है, किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन के काम को अगर यह संपादित किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं का अगर निर्माण हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो आप ध्यान दीजिएगा ये किसके लिए होता है, इंड कंज्यूमर्स के लिए होता है, इंड कंज्यूमर्स। और इंड कंज्यूमर्स ये किस में आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। अब आप देखिए हाउस होल्ड सेक्टर ने जो इनकम जनरेट किया किस रूप में, तो वेज के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में। ये जो इनकम जनरेट हुआ हमारे आपके पास, देश की सामान्य जनता के पास, यानी हाउस होल्ड सेक्टर के पास, वो उस इनकम का वो ये करेगी क्या। तो यहीं से अब बात आती है क्या, कि वो ये खर्च करती है उन चीजों को,
अपने इनकम को ये खर्च करती है, एक्सपेंड करती है। किन चीजों के ऊपर? तो जिन जिन वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया गया है प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा, उन वस्तुओं या सेवाओं को ये खरीदने में वो खर्च करती है उसको। तो यहां से एक तीसरा पर्सपेक्टिव मिलता है नेशनल इनकम को देखने का, वो ये नजरिया है कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो इनकम जनरेट हो रहा है और उस इनकम का वो जो एक्सपेंडिचर कर रहा है इकोनॉमी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में भिन्न भिन्न वस्तुओं या सेवाओं को ये खरीदने के ऊपर, तो अगर उन सारे ये टोटल एक्सपेंडिचर को अगर ये जोड़ दिया जाए, उनको यानी कि ऐड कर दिया जाए, तो हमें जो उस इकोनॉमी का जो एग्रीगेट इनकम है या उसको नेशनल इनकम आप बोलिए, उससे संबंधित जो ये डाटा है वो हमें ये मिल जाएगा। मतलब आप समझिए ये खेल सर्कुलर फ्लो, यहां पे इसको थोड़ा मिटाएंगे। अब आप देखिए, मतलब एक तरफ क्या है, देखिए वैल्यू एडिशन, एक तरफ क्या है इनकम, इनकम का मतलब हुआ क्या, फैक्टर इनकम, और तीसरी तरफ क्या है एक्सपेंडिचर। सर्कुलर फ्लो मॉडल का जो बेसिक ये ब्लूप्रिंट है यहीं से आता है। यहां पे एजम्पशन क्या है, यहां पे एजम्पशन यही है कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ, ये प्रोडक्शन का काम। किसी भी इकोनॉमी में जो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं ये बन रही हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उन्हीं को ये यानी कि वैल्यू एडिशन बोलते हैं। ये कौन कर रहा होता है, ये प्रोड्यूसर कर रहा होता है। प्रोडक्शन का काम करने वाले जो लोग हैं या संस्थाएं हैं, वो ये वैल्यू एडिशन के काम को कर रही होती हैं इकोनॉमी में। और इस काम को संपादित करने के लिए क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। और लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ये किसके पास है, तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास है। तो बेसिकली इनकम जो जनरेट हो रहा है ये कहां पे हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास, हमारे आपके पास। वैल्यू एडिशन कहां हो रहा है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, प्रोड्यूसर सेक्टर। अब आप देखिए, प्रोडक्शन के काम को संपादित करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ी। उसको हायर या परचेज किया गया कहां से, हाउस होल्ड सेक्टर से। और उसके एवज में जो जो धन दिया गया, जो इनकम यानी कि जो ये पेमेंट दिया गया किसके द्वारा, प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा, किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। उसी को हम लोग ये वेज बोले, रेंट बोले, इंटरेस्ट बोले और प्रॉफिट हम लोगों ने बोला। तो ये धन हुआ किसके लिए, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। अब हाउस होल्ड सेक्टर जो है ये खर्च करेगा अपने धन को ये किसके ऊपर, तो जिन वस्तुओं का यहां ये प्रोडक्शन हुआ है उन्हीं वस्तुओं के ऊपर। और ये माना जाता है सर्कुलर फ्लो में किसी भी इकोनॉमी के अंदर कि ये नॉन स्टॉप रूप से ये जो ये प्रक्रियाएं हैं, ये क्रियाएं हैं, ये संपादित होते रहती हैं। कब इनका शुरुआत हुआ ये कोई नहीं जानता है, ये खत्म कब होगा ये कोई नहीं जानता है। जब से आर्थिक क्रियाएं अस्तित्व में हैं, जब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज अस्तित्व में हैं, तब से ये एक सर्कुलर फैशन में ये चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे को एनर्जाइज्ड करती हैं, एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं और एक दूसरे के साथ ये बहुत ही इनसेपरेबली, इनएक्सट्रिकेबली दे आर ये कनेक्टेड टू ईच अदर। तो नेशनल इनकम को ये देखने का जो नजरिया है
मतलब ये माना जाता है कि जितना यहां इनकम जनरेट हुआ, मतलब थ्योरेटिकली ये माना जाता है कि जितना यहां इनकम जनरेट हुआ उस इनकम को प्रोड्यूसर सेक्टर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके पास? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। ये किस रूप में? तो वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। और उसी पैसे को हाउस होल्ड सेक्टर ने खर्च किया भिन्न भिन्न वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने के लिए, जिनका कि प्रोडक्शन ये किसने किया है? यानी कि ये प्रोड्यूसर सेक्टर ने किया है। इस प्रकार से ये सारी क्रियाएं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ ये सर्कुलर फैशन में हो रही हैं। इसीलिए नेशनल इनकम को देखने का ये 3 नजरिया होता है। या तो आप ये वैल्यू एडिशन मेथड से निकालिए, या आप इनकम मेथड से निकालिए, या आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालिए। और किसी भी मेथड से आप नेशनल इनकम को निकालिएगा, स्ट्रेंजली एनफ द एंड रिजल्ट वुड बी द सेम, एक ही आएगा। क्योंकि यहां एजम्पशन क्या है कि जो यहां इनकम जनरेट हुआ वही इनकम ये ट्रांसफर हो गया किस रूप में? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में किसके पास? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। और उसी पैसे को हाउस होल्ड सेक्टर ने ये खर्च कर दिया किसके ऊपर? तो जिन वस्तुओं का ये प्रोडक्शन हुआ है उनके ऊपर। तो ये पैसा ये फिर से पहुंचा यहाँ पे, फिर से प्रोडक्शन की एक्टिविटी यानी एनर्जाइज्ड होगी, और इस प्रकार से ये पूरी जो साइकिल है ये चलती रहती है। तो ये 2 मेथड तो हम लोगों ने देख लिया। तीसरा मेथड, एक और वीडियो लेक्चर अब जाएगा। जितने भी हमने शुरू में ही बोला था, जितना भी ये वीडियो बनाना पड़े ये बनेगा। अभी थोड़ी हो सकता है कि ये 4-5 दिन मैं थोड़ा सा इरेगुलर रहूं, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो उनके कारण। और लेकिन वो जैसे ही वो चीज़ें वो नॉर्मलाइज होती हैं, ये चीज़ ये फिर से बहुत और ज़्यादा एनर्जी के साथ ये फिर से रीइंफोर्स होंगी, आगे बढ़ेंगी। मैं इसको रेगुलराइज करूँगा। आप लोग ये पढ़ते रहिए, क्योंकि इसी संसार में अच्छा भी है और बुरा भी है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लेना चाहते हैं। अगर जो फिल्टरिंग मैकेनिज्म है ये हमारे पास नहीं है, आप YouTube पे चले जाए। मतलब आज तो हम ये दंग रह गए ऐसे ही। जस्ट आई वॉज स्क्रॉलिंग थ्रू द स्क्रीन, देन I came through an advertisement on the YouTube कि आप ये 99 रुपये में यानी कि IAS बनो। तो कोई बोल रहा है कि 99 रुपये में IAS बनो, कोई बोल रहा है 199 रुपये में बनो, कोई बोल रहा है ये यानी कि 599 में बनो, कोई बोल रहा है 6999 में बनो। मतलब हमारा तो ये दिमाग घूम गया। शायद उन लोगों को इल्म नहीं है कि उस एग्जाम का स्टैंडर्ड कैसा है और उस एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। क्योंकि अगर ये सब सारी चीजें उन लोगों को ये क्लियर होती, हमने इंटरव्यू बोर्ड को फेस किया है, अगर ये सब सारी चीजें उनको ये क्लियर होती तो फिर इतना जो एग्रेसिव जो मार्केटिंग हो रही है इन चीजों की, कुछ भी कर लो, ये कैसे भी कर लो, और उन लोगों की बिजनेस स्ट्रैटेजी इस प्रकार से चल रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी नंबर ऑफ ये पर्सन्स को ये बढ़ाया जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 लाख लड़के हमारे ये कांटेक्ट में आ गए, अगर 100 रुपया भी उनसे अगर हम ले लेते हैं तो बहुत पैसा हो गया। तो स्ट्रैटेजी ऐसे चल रही है। मतलब यानी कि हम तो ये यानी कि दंग रह गए। हमको तो ये बात ही नहीं समझ में आई कि वो लोग ऐसे ये बोलने वाले लोग ये कौन से लोग हैं, और उसमें भी ये भीड़ है। मतलब आप समझिए इन बातों को कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज के ये सीरियसनेस को। तो अगर आप किसी चीज के सीरियसनेस को ही नहीं समझ पा रहे हैं, उसके जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक ये डिमांड्स हैं, अगर उसको ही नहीं समझ पा रहे हैं,
तो भगवान आपका भला करे। हम लोग को ये जूता चप्पल साड़ी तो यहाँ बेच रहे हैं नहीं, वो सब चीजें ये बाद में आती हैं। लेकिन आप एक चीज ये जरूर समझ लीजिए कि जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं उनका ये प्रिपरेशन कॉपी कलम पे तो होता ही होता है, लेकिन आपकी माइंडसेट और जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है, जब तक वो उस ढंग से ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी, जब तक आप उस चीज को डिजर्व नहीं कीजिएगा, तब तक ये सब सारी बातें पहले भी ये सपना थी, आज भी वो सपना है और आगे भी वो सपना ही रहेंगी। और सारी चीजें ये सब किसी भी फ्रूटफुल रिजल्ट को लाने वाली नहीं है। तो बेसिक चीज है कि पहले अपने आप को बुलंद करना, अपने आप को मजबूत करना नॉलेज के टर्म में, और नॉलेज के टर्म में तो करना ही करना है। जो आपकी ओवरऑल ये पर्सनालिटी है, जो सोचने का ढंग है, उन चीज़ों को आपको बहुत ही संतुलित रूप में और संयमित रूप से उसको एक दिशा देनी है, तब जाकर के कुछ संभव है। अदरवाइज ढूंढते रहिए, अगर कहीं मिल जाए, अगर 99 रुपये में IAS ये बन जाए 199 रुपये में और 6,999 रुपये में, ठीक है, पैसा देने वाले लोगों की कमी थोड़ी है संसार में, सारे लोग बन जाते। खैर, इन सब बातों को छोड़िए, आप ये पढ़ने के ऊपर ये ध्यान दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आपने ये ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को सुना, इसके लिए धन्यवाद, और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग ये ख़त्म करते हैं।